हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव है उसका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके प्रोफेशनल नॉलेज के आपके रहते हैं 60 क्वेश्चंस। तो 60 के 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे डिस्कस कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ताकि आप लोग जब भी प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं यहां आपको प्रीवियस 2-3 सालों के यानी कि जो सीसीआई के एग्जाम हुए हैं, 20 के अंदर है, 23 में है, 24 में है, उन सब पेपर्स को मैं यहां इसी प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर विद ललित सर के ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो 2000 यानी कि 24 का जो हमारा एग्जामिनेशन है, प्रीवियस ईयर जो हुआ है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा तो नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग 60 क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बस क्वेश्चन क्या है और उसका क्या आंसर बन सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल को वॉच कर रहे हैं वो फटाफट से चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट है, वैकेंसी रिलेटेड है या अदर कोई यानी कि महत्वपूर्ण अपडेट होगा जो आप लोगों को मिलता रहेगा इसी चैनल के माध्यम से। चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कॉमर्शियल इंटर स्पेसिफिक कॉटन हाइब्रिड, पहला इंटर स्पेसिफिक कॉटन हाइब्रिड जो वर्ड का है वारा लक्ष्मी, वो रिलीज किया गया था, है ना, किसके द्वारा? ब्रीडर डॉक्टर कतर, किसके द्वारा? कतरकी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, कौन सी लोकेशन से जो है वो इसको रिलीज किया गया है? ए नंबर ऑप्शन IARI दिल्ली से, बी नंबर ऑप्शन CICR नागपुर से, सी नंबर ऑप्शन है US धारवाड़ से और GAU सूरत से। तो बताइए राइट आंसर जो है वो क्या बनेगा? देखिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर इसका रहेगा डियर स्टूडेंट, यानी कि US धारवाड़ से जो है वो इसको क्या किया गया था, यानी कि डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड एज, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का जो प्रोडक्शन है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का जो प्रोडक्शन है पर्टिकुलरली किसी कमोडिटी के लिए, उसे किस नाम से जाना जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट और आपका वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे बोलेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट, उसे बोला जाएगा टोटल कॉस्ट, या उसे बोला जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, या उसे कहा जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए भाई राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर इसका रहेगा टोटल कॉस्ट। राइट आंसर है डियर स्टूडेंट बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट? टोटल कॉस्ट निकल करके आती है। राइट आंसर जो रहेगा वो आपका है बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, फ्लडिंग ऑफ द फील्ड विल हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आप लोग फ्लडिंग करते हैं, खेत के अंदर पानी भर देते हैं, ऐसा मैनेजमेंट आप लोग अपनाते हैं कल्चरल कंट्रोल के अंदर, तो वो कौन से पेस्ट के लिए सबसे बढ़िया माना जाएगा? ए नंबर ऑप्शन कहता है व्हाइट ग्रब, टर्माइट और कटवर्म है, बी नंबर एनिमल्स के लिए, सी नंबर बर्ड्स के लिए, डी नंबर इंसेक्ट के लिए। बहुत ज्यादा सोचने वाला कुछ भी नहीं था, ये सारे के सारे सॉइल के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट होते हैं। देखो एनिमल को कोई रिलेवेंट ही नहीं है, बर्ड्स का कोई रिलेवेंट ही नहीं है, इंसेक्ट में सारे इंसेक्ट ही आ जाएंगे। तो स्पेसिफिक पूछा है, ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। जितने भी सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट है या सॉइल में रहने वाले जो इंसेक्ट हैं उन सब के लिए यानी कि ये आपका कारगर रहेगा। ठीक है, फ्लडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म मिक्स्ड फार्मिंग रेफर्स टू, ये कहता है मिश्रित खेती जो टर्म्स है ना, वो उनमें से इसमें से सही ऑप्शन को कौन जो है वो डिफाइन कर रही है?
किस जो कौन सी परिभाषा है जो मिक्स्ड फार्मिंग को सही बता रही है? ये कहता है कि ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स टुगेदर बाय मिक्सिंग द सीड। भाई ये कहता है बीजों को आपस में मिक्स करके ग्रो करते हैं, वो मिक्स्ड फार्मिंग है। ये कहता है क्रॉप प्रोडक्शन कंबाइंड बाय डेयरी फार्मिंग एट फार्म्स। भी क्रॉप प्रोडक्शन के साथ डेयरी ले रहे हो, फ्रूट के साथ वेजिटेबल ले रहे हो, कैश के साथ फूड ग्रेन, ये तो क्रॉप्स के साथ क्रॉप्स ही होगी, है ना। मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर क्या होता है, हम लोग कोई दो कंपोनेंट्स जो है उनको क्या करके ऐड करके और उसके बाद में हम लोग का खेती करते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो जैसे लाइव स्टॉक की रेयरिंग कर रहे हो, खेती भी कर रहे हो, फिशरी भी कर रहे हो, पोल्ट्री भी कर रहे हो, बी कीपिंग भी कर रहे हो, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स का एग्रीगेशन आपका मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। इसको जो सही रिप्रेजेंट कर रहा है डियर स्टूडेंट वो है आपका बी नंबर आंसर। क्या रहेगा? बी नंबर आंसर, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ यानी कि डेयरी फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रोबोसिस इज कंपोज्ड ऑफ। यानी कि साइफोनिंग प्रकार के जो मुखांग होते हैं उसके अंदर प्रोबोसिस किसके साथ कंपोज हुआ रहता है? गेलिया के साथ, मेंटम के साथ, या लेबियल पल्पी के साथ, या लेसिनिया के साथ में। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या रहेगा डियर स्टूडेंट इसका? यानी कि गेलिया रहेगा। क्या रहेगा? गेलिया के साथ प्रोबोसिस कंपोज रहता है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A land scraper is a piece of heavy equipped typically used for which of the following? Land scraper का यूज क्या है? ये कहता है lifting heavy object, reclamation, soil movement, cultivation. Scraper is a piece of heavy equipment typically used for which of following? किसके लिए यूज किया जाता है आपका ये वाला? बताओ भाई, राइट आंसर बताओ भाई। स्क्रैपर, लैंड स्क्रैपर। लैंड स्क्रैपर अपन यूज करते हैं सॉइल मूवमेंट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? सॉइल मूवमेंट के लिए लैंड स्क्रैपर जो है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स? भाई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड किस चीज को बताता है? लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किस चीज को बताता है? प्राइस, ए नंबर ऑप्शन है, इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। ये कहता है पैसा बढ़ेगा डिमांड घटेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ जाएगी। एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर जो बनेगा वो सी नंबर है। देखो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। एक्सेप्शन केस को छोड़ करके, इमरजेंसी गुड्स को, गिफन गुड्स को छोड़ करके, प्रेस्टिजियस गुड्स को छोड़ करके, है ना। तो राइट आंसर जो इसका रहेगा वो है सी नंबर ऑप्शन, है ना। डिमांड इंक्रीज व्हेन सप्लाई इंक्रीज, नो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। ये कहता है कि ड्राई वेट ऑफ फेलरिस माइनस इज कंट्रोल एंड ट्रीटेड प्लॉट आर 600 ग्राम 300 ग्राम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द वीड कंट्रोल एफिशिएंसी? ये न्यूमेरिकल है आपका, है ना भाई। आपका फेलरिस माइनर के ट्रीटेड वीड का दे रखा है, उन्होंने ट्रीटमेंट किया तब कितना है, नॉर्मल के अंदर कितना है। तो आपसे वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का पूछा है इन्होंने कि वीड कंट्रोल एफिशिएंसी कितना आएगी। तो इसके अंदर से ट्रीटेड प्लॉट के अंदर से अगर आप नॉर्मल फील्ड के अंदर से, ड्राई वेट के अंदर से ट्रीटेड को घटा करके अपॉन 100 करके अगर निकालोगे तो 600 में से आपका 300, आपका कितना 300 बटा 600 लगभग ये 1/2 हो गया, 1/2 इंटू 100 हो गया। ये आपका 50% आंसर आ जाएगा। राइट आंसर जो रहेगा वो सी नंबर ऑप्शन रहेगा, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी, ठीक है। नॉर्मल प्लॉट में कितना, ट्रीटेड प्लॉट में कितना, इनका रेशियो लेकर के इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कहता है कोल्ड स्पार्क प्लग विच dissipates heat more effectively is used in which of the following? भाई जो आपके कोल्ड स्पार्क प्लग होते हैं उसका यूज क्या है, कि इसके अंदर ज्यादातर यूज किया जाता है जो हीट को यानी कि आपका डिसिपेट करने के लिए बेसिकली ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसा कौन से इंजन के अंदर यूज लिया जाता है कोल्ड स्पार्क प्लग को? आईसी इंजन में, स्मॉल इंजन में, हैवी इंजन में, या आपका कहता है लो परफॉर्मेंस जो एप्लीकेशन होता है उसके अंदर काम में लेते हैं। ऑब्वियसली जहां हीट कहां होगी, जहां पर हैवी इंजन होगा वहां पर आप लोगों का हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और वहीं कोल्ड स्पार्क प्लग जो है वो हम लोग क्या करेंगे, यूज में लेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, हैवी इंजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज नॉन सेलेक्टिव। भाई आपका नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है, बताओ भाई। डाइक्वाट, एट्राजिन, फ्लूक्लोरालिन और ब्यूटाक्लोर। बताओ फटाफट से, राइट आंसर जो है वो आपका क्या रहेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर की बात करें तो डाइक्वाट क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, जहां भी डाल दोगे पूरा का पूरा वेजिटेशन उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। राइट आंसर क्या रहेगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन is disease of the cotton crop which is caused due to which of the following। भाई कॉटन के अंदर क्रिंकल लीफ का हो जाना, ये लक्षण आपको कॉटन की कौन सी प्रॉब्लम के अंदर देखने को मिलता है। ये कहता है कि मैग्नीज की कमी हो जाए, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी विषाक्तता हो जाए, जिंक की कमी हो जाए, जिंक की क्या हो जाए, विषाक्तता हो जाए। तो भाई किसके अंदर देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है, जब Mn की टॉक्सिसिटी हो जाती है, मैग्नीज की विषाक्तता हो जाती है, उस दौरान आपको क्रिंकल लीफ की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। किसकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्रिंकल लीफ की प्रॉब्लम। क्लियर, तो राइट आंसर रहेगा बी नंबर। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन इनपुट इरिगेशन, मैन पावर, फर्टिलाइजर एंड कैपिटल टू द फॉर्म इज नोन एज। अगर आप लोग इन इनपुट्स को इंक्रीज कर देते हैं, है ना, कैपिटल को भी इंक्रीज कर देते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, फार्म मैकेनाइजेशन के नाम से जानेंगे, फार्म इंटेंसिफिकेशन के नाम से, फार्म मैनेजमेंट या सस्टेनेबल फार्मिंग। ऊपर वाली डेफिनेशन जो है वो किसको सही से दर्शाएगी, बताओ बताओ। देखो भाई, अगर आप लोग इनपुट को, इरिगेशन को, मैन पावर को बढ़ाओगे तो यानी कि ये आपका बताएगा फार्म के अंदर इंटेंसिफिकेशन को बताएगा, यानी कि सघनता को बताएगा, फार्म इंटेंसिफिकेशन को बताएगा। राइट आंसर जो रहेगा वो बी नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लच इन द ट्रैक्टर इज डिजाइन ऑन द बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। भाई ट्रैक्टर के अंदर जो क्लच लगा हुआ होता है वो किस चीज को ध्यान में रख करके डिजाइन किया जाता है, कांस्टेंट पावर हो गया, कांस्टेंट टॉर्क हो गया, रोड हो गया, या कांस्टेंट प्रेशर हो गया। किस चीज को ध्यान में रख करके क्लच को किस आधार पर बनाया जाता है, तो राइट आंसर इसका रहेगा कांस्टेंट प्रेशर को ध्यान में रख करके जो है वो क्लच को क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड प्रेजेंट इन फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक के अंदर, मेथी के अंदर कौन सा स्टेरॉइड प्रेजेंट होता है, डायोसेजेनिन प्रेजेंट होता है, सोलानिन प्रेजेंट होता है, सिनग्रीन प्रेजेंट होता है, सेपोनिन प्रेजेंट होता है। बताओ भाई, फेन्यूग्रीक के अंदर, फेन्यूग्रीक में प्रेजेंट है आपका सेपोनिन। क्या प्रेजेंट होता है, सेपोनिन जो स्टेरॉइड है वो आपका प्रेजेंट होता है। राइट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉटन स्पीसीज प्रोड्यूस द लॉन्गेस्ट स्टेपल। सबसे लंबा स्टेपल जो है वो कौन सी, यानी कि आपकी कॉटन की स्पीसीज है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। कौन को, ए नंबर ऑप्शन आपके पास कौन सा है, बारबेडेंस है, बी नंबर ऑप्शन आर्बोरियम है, सी नंबर ऑप्शन हर्बेशियम है, और डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपके पास कौन सा है, गोसिपियम हिरसुटम है। तो बताओ भाई फटाफट से, कौन सा ऐसा कॉटन है जिसका सबसे लंबा धागा या लंबा स्टेपल जो है वो आपको देखने को मिलेगा भाई। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, गोसिपियम बारबेंडेस। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, गोसिपियम बारबेंडेस जो है वो इसका सबसे लंबा स्टेपल जो है वो देखने को मिलेगा। राइट आंसर एक नंबर। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो बिल्कुल, यानी कि 1 to 1 क्वेश्चन आपसे, यानी कि वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो कोई परिभाषा से या कोई कंपाउंड से। ऐसा कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया जिसका हम लोगों के लिए आंसर करना मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY लॉन्च टू सपोर्ट प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसको कब जो है वो लॉन्च किया गया था।
19 में, 2018 में, 2014 में, 2015 में। तो बताओ भाई कब लॉन्च किया गया था। देखो राइट आंसर की बात करें, परंपरागत कृषि विकास योजना को 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। राइट आंसर जो रहेगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन रहेगा। ओके है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is most effective insecticide for termite control? टर्माइट के लिए तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं किसका यूज किया जाता है दोस्त। सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग क्लोरोपाइरिफोस का। टर्माइट के लिए हम लोग सबसे ज्यादा कौन से यानी कि इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, क्लोरोपाइरिफोस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, क्लोरोपाइरिफोस का यूज करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। भाई फ्यूजेरियम के कारण विल्ट होता है ना। पेनिसिलियम मोल्ड ऑन फ्रूट, बिल्कुल ठीक है पेनिसिलियम। ओइडियम एंथ्राकेनोज, ठीक है एंथ्राकेनोज कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एस्परजिलस ब्रेड मोल्ड ऑफ फंगस, इनकरेक्ट पूछा था, ए नंबर आंसर आपका राइट रहेगा। एस्परजिलस ब्रेड मोल्ड फंगस। डेड हार्ट ऑफ सिम्टम ऑफ शुगर केन, डेड हार्ट जो सिम्टम्स है वो किसके कारण देखने को मिलता है। ए नंबर ऑप्शन आपके पास है पैकाइडिप्लोसिस ओराइजी, हाइरोग्लाइफिस बेनियन, काइलोजोनेलस, लेप्टोकोर्सिया, वेरिकोर्निस। बताओ भाई किसके द्वारा कॉज किया जाता है जो आपका डेड हार्ट है जवार के अंदर। तो ये भाई आपका जो बोरर है कौन सा, काइलोपार्टिलस काइलोजोनेलस, इसके द्वारा खोज किया जाता है। राइट आंसर जो रहेगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, विच क्रॉप प्रोडक्शन इज कंबाइंड विद लाइव स्टॉक रेजिंग और डेयरिंग इज कॉल्ड। अभी हम लोग पीछे सीधा पढ़ के आए थे, अभी इसी को उल्टा पूछ लिया कि अगर आप लोग लाइव स्टॉक को डेयरी के साथ लगा रहे हो तो इसे क्या कहा जाएगा। भाई इसे मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। जब कोई भी दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को आपस में हम लोग ऐड करके और कल्टीवेशन करते हैं, प्रैक्टिसेज करते हैं या फार्मिंग करते हैं तो वो मिक्स्ड फार्मिंग है। राइट आंसर रहेगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ब्लैंक दिया गया, इज द टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर देयर इज ए जस्ट सफिशिएंट फूड प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड फॉर द फार्मर्स ओन फैमिली। यानी कि आप इतनी खेती करते हैं, है ना। सब्सटेंस फार्मिंग सुना होगा, अपनी फैमिली के लिए या अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो हम लोग खेती करते हैं उसे हम लोग कौन सी फार्मिंग कहते हैं, उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, डी नंबर ऑप्शन रहेगा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग होगी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आपका कहां पर होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है भाई, आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, जहां पर ये आगे प्रोसेस बताइए कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीडाइज होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का पायरुवेट बनता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहां पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में या साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम में, कहां पर होती है बताओ भाई। तो ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोसिस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज पेनिसिलियम एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कब डिस्कवर किया गया था। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो 1928 के अंदर डिस्कवर किया गया था। किसने डिस्कवर्ड किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। कब, 1928 के अंदर। क्लियर, राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई, ए मार्केट स्ट्रक्चर, एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज ए सिंगल डोमिनेंट बायर, जहां एक सिंगल डोमिनेंट बायर हो, दैट हैज सफिशिएंट मार्केट पावर ऑफन लीडिंग टू एबिलिटी टू डिकेट टर्म्स टू सप्लायर इंक्लूडिंग द प्राइसेज दे आर विलिंग टू पे इज नोन एज विच काइंड ऑफ मार्केट। भाई
ये कहता है एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर जहां अकेला सिंगल डोमिनेंट बायर हो। ये एक ही टर्म थी जो आपको समझ आ रही थी कि जहां सिंगल डोमिनेंट बायर हो, सिंगल डोमिनेंट बायर जहां होता है ऐसे मार्केट को मोनोप्सोनी मार्केट कहा जाता है। ऐसे मार्केट को कौन सा मार्केट कहा जाता है? मोनोप्सोनी मार्केट कहा जाता है। तो राइट आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी फॉर द डीजल इंजन। डीजल इंजन के लिए थर्मल एफिशिएंसी ए नंबर ऑप्शन 32 से 38%, बी नंबर ऑप्शन 25 से 32%, सी नंबर ऑप्शन 40 to 50% और डी नंबर ऑप्शन है 12 से 24%। डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी जो है वो आपकी कितनी है डियर स्टूडेंट? तो राइट आंसर है पेट्रोल की 25 से 32 है, डीजल की 32 से 38 है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following herbicide is categorized as a fumigants? Fumigants कौन सा है? धूम्रक कौन सा है? चलो भाई ए नंबर ऑप्शन हमारे पास है नाइट्रालीन है, 2,4-D एथाइल एस्टर है, मेटॉन सोडियम है या फ्लूक्लोरालीन है। तो भाई इसका राइट आंसर तो है मेटॉन सोडियम। देखो फ्यूमिगेंट्स होते हैं जिनकी वेपर फॉर्म जो है वो इंसेक्ट बॉडी के अंदर ट्रेकियल सिस्टम के अंदर चली जाती है और उसको क्या कर देती है? उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसे अपन बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स यानी कि धूम्रक। ठीक है, तो मेटॉन सोडियम जो है वो आपका क्या है? फ्यूमिगेंट्स है। राइट आंसर सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई मार्सपोर्ट पी के अंदर मटर के अंदर होने वाला एक डिसऑर्डर है, बीन्स के अंदर मटर में होने वाला, ये किसकी कमी के कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण या मैग्नीज की कमी के कारण या जिंक की कमी के कारण या आप लोगों का आयरन की कमी के कारण? तो मटर में होने वाला जो मार्स स्पॉट है वो आपका मैग्नीज की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? मैग्नीज की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन द सिम्टम ऑफ ग्रोइंग सेम क्रॉप ऑन सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर नॉन एज। बार बार उसी जमीन के ऊपर यानी कि ग्रोइंग सेम क्रॉप सेम लैंड के ऊपर साल दर साल बोना जो है वो आपका क्या कहलाता है? भाई एक ही क्रॉप है, एक ही एरिया है, साल दर साल बो रहे हो, उसे बोलेंगे मोनोकल्चर। एक ही टाइप का कल्चर आप लोग क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा? मोनोकल्चर कहा जाएगा। क्या कहेंगे? मोनोकल्चर। राइट आंसर बी नंबर। देख लो बाकी ऑप्शन नजदीक में ही नहीं है, रिलेवेंट ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर हु कॉइंड द टर्म क्रोमोसोम इन ईयर 1888। 1888 के अंदर किसने जो है वो क्रोमोसोम टर्म दिया था? ए नंबर वोल्डियर ने, बी नंबर स्ट्रॉसबर्गर ने, सी नंबर बेंडा ने और डी नंबर बोवेरी ने। बेंडा ने तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था भाई, गुणसूत्र क्रोमोसोम वर्ड आपका वोल्डियर ने दिया था। किसने? वोल्डियर। नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन कम्स अंडर विच मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। क्रॉप रोटेशन फसल नियंत्रण के किसके अंतर्गत आता है? क्रॉप रोटेशन जो है वो आपका पेस्ट कंट्रोल के कौन से मेथड में आएगा? ए नंबर ऑप्शन है आपका फिजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और मैकेनिकल कंट्रोल या आपका कल्चरल कंट्रोल। बताओ भाई, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आईपीएम में हम लोग कंपोनेंट्स में पढ़ते हैं इस चीज को। देखो भाई राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। देखो ये एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज है और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज सारी की सारी कल्चरल कंट्रोल में आती हैं। चाहे डीप समर प्लॉविंग है, चाहे क्रॉप रोटेशन है, चाहे आपका पर्लिंग है, चाहे नाइट्रोजन कम ज्यादा कर रहे हो, सोविंग का टाइम बदल रहे हो, आगे पीछे सोविंग कर रहे हो, सीड रेट बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, ये सारे के सारी चीजें तो ये आपके कल्चरल कंट्रोल में आएगी। राइट आंसर रहेगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन is the gamma rays induced mutant of the multi-bract बोगनविलिया cultivar। कौन सी ऐसी वैरायटी है जो गामा रेज यानी कि म्यूटेशन के माध्यम से आपके बोगनविलिया की जो मल्टी ब्रैक्ट कल्टीवार है उसको डेवलप किया गया है? तो बताओ भाई फटाफट से।
ए नंबर ऑप्शन है आपके पास तारा विरगाटा है, शोभा विरगाटा है, वेरिगाटा है, और महारा वेरिगाटा है, पूसा वेरिगाटा है। देखिए जो आपका गामा रेज इंड्यूस म्यूटेशन से तैयार की गई जो बोगेनविलिया का कल्टीवार है वो है आपका महारा वेरिगाटा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंबस्टिल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है भाई? मैथेन ही है मेन कंस्टिट्यूएंट्स। तो मेन कंस्टिट्यूएंट CH4 है, मैथेन है, CH4 है, मेथेन है। राइट आंसर जो बनेगा वो ए नंबर ऑप्शन है। द कन्वर्जन ऑफ द मैसेज कैरिड बाय द mRNA इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज नोन एज। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाएगा? मैसेज mRNA से अमाइनो एसिड का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है, DNA रिपेयर कहलाता है, या ट्रांसलेशन कहा जाता है? बताओ भाई क्या कहेंगे? देखो mRNA से अमाइनो एसिड का बनना अनुवादन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। राइट आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन रूट डेवलपमेंट? जड़ों के निर्माण के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो अपना एक अहम रोल अदा करता है? ये कहता है कि ये आपका बोरोन करता है, नाइट्रोजन करता है, फोस्फोरस करता है, या पोटेशियम करता है? बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन रूट डेवलपमेंट? रूट डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? बताओ। सिंपल सी बात है, पोटेशियम डिजीज रेजिस्टेंसी में और रूट डेवलपमेंट में आपका फास्फोरस मेन भूमिका निभाता है। राइट आंसर जो रहेगा वो सी नंबर ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप स्पीसीज फॉलोज द हैच स्लैग पाथवे? यानी कि हैच स्लैग पाथवे जो है वो कौन सी क्रॉप है जो आपका यानी कि फॉलो करता है? ये कहता है ओराइजा सेटाइवा करता है, मैनीहोट एस्कुलेंटा करता है, पेनिसेज। भाई जवार बाजरा के अंदर ही तो देखने को मिलता है, मक्का के अंदर, है ना? कौन भाई? C4 चक्कर या हैच या स्लैग चक्कर जिसे कहते हैं। राइट आंसर बनेगा आपका सी नंबर ऑप्शन, पेनिसिटम गलूक। मेज के अंदर कॉमन स्मट की समस्या कौन से रोगकारक के कारण होती है? कॉमन स्मट ऑफ मेज इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है? अस्टिलागो विरेंस के कारण, अस्टिलागो ट्रिटिसाई के कारण, अस्टिलागो मेडिस के कारण, अस्टिलागो होर्डई के कारण। देखो मेज की बात है तो मेडिस ही होगा और आप लोग समझ जाएंगे इजीली आंसर, तो सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हुक्स लॉ? जो आपका हुक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका राइट आंसर होगा हुक्स स्टेटमेंट का? ठीक है, स्ट्रेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन से रिलेटेड ही नहीं होता है। स्ट्रेस जो होता है वो यानी कि स्ट्रेन के डायरेक्टली रिलेटेड होता है, या स्ट्रेस स्क्वायर होता है स्ट्रेन का। तो भाई हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो है जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा स्ट्रेस बढ़ेगा, यानी कि स्ट्रेन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीएनए स्पेसिफिक टू प्लांट एंड एल्गी इज? भाई प्लांट और एल्गी में किस तरीके का स्पेसिफिक डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, हेटेरोसिस्टिक डीएनए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए, या प्लास्टिड डीएनए? जो डीएनए होता है प्लांट्स और एल्गी के अंदर वो किस टाइप का डीएनए होता है? तो वो होता है डियर स्टूडेंट यानी कि प्लास्टिड डीएनए। कौन सा डीएनए होता है? प्लास्टिड डीएनए होता है। राइट आंसर जो बनेगा वो है आपका डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which was the first successful antifungal antibiotic to the development and it is still is general use? भाई कौन सा पहला एंटी फंगल एंटीबायोटिक है जो सक्सेसफुली डेवलप किया गया और जनरल यूज के लिए काम में लेते हैं? ये कहता है ओरियोफंजिन को, साइक्लोहेक्सेमाइड्स को, नेस्टेटिन को, या नियोमाइसिन को? किसको काम में हम लोग लेते हैं? बताओ भाई। देखो राइट आंसर की ओर बात करेंगे तो निस्टाटिन जो है
वो कॉमन यूज के लिए करते हैं, एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। राइट आंसर सी नंबर। क्रॉप वीड कंपटीशन इज मोर इन केस ऑफ, क्रॉप वीड कंपटीशन ज्यादा कहां पर होता है? फ्लडेड राइस में, डायरेक्ट सीडेड राइस में, क्रॉप डाउन इन रोज में, या ट्रांसप्लांट राइस के अंदर। तो क्रॉप वीड कंपटीशन सबसे ज्यादा आपको कहां पर देखने को मिलेगा? भाई देखो, जहां फ्लडेड राइस है वहां कंपटीशन नहीं होता है, और जहां हम लोग डीएसआर टेक्निक से राइस की सोविंग करते हैं तो इंटायर द क्रॉप पीरियड हमें क्रॉप वीड कंपटीशन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इसका जो रहेगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट विच ग्रो एट फुल लाइट इंटेंसिटी, ऐसे प्लांट जो पूरी लाइट इंटेंसिटी के अंदर ग्रो होते हैं उन्हें अपन कौन से प्लांट कहते हैं? भाई उसे अपन ऑक्जेलोफाइट्स कहते हैं, या हीलियोफाइट्स कहते हैं, या चाजमोफाइट्स कहते हैं, या सीओफाइट्स कहते हैं। तो जो फुल लाइट्स में ग्रो होते हैं वो हीलियोफाइट्स होते हैं। राइट आंसर बी। जो अंधेरे में ग्रो होते हैं, उन्हें छांव में ग्रो होते हैं, वो होते हैं आपके सीओफाइट्स। कौन से होते हैं? सीओफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडी हलर टाइप कम रीसर्कुलेटिंग, जिसे शॉर्ट के अंदर पीएचटीसी ड्रायर बोला जाता है, ये 2 टन होल्डिंग कैपेसिटी वाला कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंडिया के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर। बताओ भाई, आपका जो हलर टाइप का रीसर्कुलेटिंग जो ड्रायर है 2 टन कैपेसिटी का, वो भारत के कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था? इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। देखो, तो ये आपका आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डेवलप किया गया था। राइट आंसर इसका रहेगा डी नंबर ऑप्शन। कौन सा रहेगा? डी नंबर ऑप्शन। ओके है बात। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार रिसोर्सेज ऑफ द फार्म टू ऑर्गेनाइज द फार्म प्रोडक्शन इज नोन एज। भाई ये कहता है कि एलोकेशन करना, कम से कम जो रिसोर्सेज है उनको एलोकेट कर देना फार्म के ऊपर, ताकि फार्म प्रोडक्शन अच्छे से कर पाए। इसे क्या बोलेंगे? फार्म मैनेजमेंट, फार्म बजटिंग, फार्म प्लानिंग, फार्मिंग सिस्टम। तो इसे क्या कहें? भाई जितने रिसोर्सेज है उनको हम लोग बांट के दे देते हैं कि इस तरीके से इतना मात्रा में अब यूज करना है, तो वो सारा प्रबंधन में आएगा। उसे क्या बोलेंगे? फार्म मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग, क्या प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग करना, यानी कि फार्म के ऊपर कोई भी हम लोग आइडिया लेके आते हैं वो प्लानिंग है। प्लानिंग का ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो बजटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। राइट आंसर इसका ए नंबर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर कंसर्न विद ग्लायोऑक्सीलेट मेटाबॉलिज्म। भाई निम्न में से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपका ग्लायोक्सिलेट मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या करता है, उससे संबंधित है? तो भाई बताओ भाई कौन सा है? राइबोसोम है, या लाइसोसोम है, या ग्लायोक्सिसोम है, या आपका स्फेरोसोम है? बताओ। तो ग्लाइकोसिस मेटाबॉलिज्म के अंदर ग्लायोक्सिलेट जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प करेगा? देखिए भाई, अगर राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? हमारा ग्लाइयोक्सिसोम। क्या रहेगा? ग्लाइयोक्सिसोम जो है वो राइट आंसर रहेगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड पोर्सिलेन कैंडल इन द ईयर 1884 एलिमिनेट माइक्रोब्स फ्रॉम वाटर। भाई पानी से माइक्रोब्स को एलिमिनेट करने के लिए एक आपका पोर्सिलेन कैंडल डेवलप किया गया था 1884 में। वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? लुइस पास्चर के द्वारा, चार्ल्स चैम्बरलैंड के द्वारा, या मार्टिनस बेंजरिक के द्वारा, या सर्गेई विनोग्रेडेस्की के द्वारा? तो भाई किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये कैंडल? पोर्सिलेन कैंडल जो है वो आपका चार्ल्स चैम्बरलैंड के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया था। राइट आंसर इसका जो रहेगा वो बी नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोज फॉर द फोलियर स्प्रे ऑफ द जिंक सल्फेट इन राइस? धान के अंदर जिंक सल्फेट का एप्लीकेशन करते हैं हम लोग खैरा के मैनेजमेंट में।
तो उसका डोज क्या रखा जाता है? ये कहता है 0.5 या 5 या 0.05 या 2%। तो भाई राइट आंसर इसका रहेगा 0.5% एप्लीकेशन हम लोग करते हैं जिंक सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द कॉटन रिसर्च लोकेटेड? यानी कि कौन सी जगह के ऊपर जो है वो आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है वो लोकेटेड है भाई, बताओ। बैरकपुर में, या मुंबई में, या पुणे में, या नागपुर में, कहां पर कॉटन रिसर्च लोकेटेड है? देखिए कॉटन रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो वो आपका नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है भाई? नागपुर महाराष्ट्र में है। राइट आंसर जो इसका बनेगा वो डी नंबर ऑप्शन है। देखो रेसिनिन एक टॉक्सिक एल्कलॉइड है विच कैन सर्व एज ए बायोमार्कर ऑफ रेसिन पॉइजनिंग। जो आपका रेसिन पॉइजनिंग का एक बायोमार्कर के रूप में भी यूज करते हैं। इज जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? ये जो एल्कलॉइड है ये कौन से प्लांट में पाया जाता है? रेसिनस कॉम्बिनस कैस्टर के प्लांट में पाया जाएगा क्या? किस में पाया जाएगा? रेसिनिन तो उसी में होता है, रेसिनस कॉम्बिनस है ना, इसी का नाम है। राइट आंसर रहेगा डी नंबर। ये कहता है कि शुगर बीट का नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो है वो कितना है? व्हाट इज द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ द शुगर बीट? 20 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर है, 120 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर है, 160 से 180 केजी प्रति हेक्टेयर है। ये कहता है 10 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर है। तो आपको बताना है नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट शुगर बीट के लिए। तो शुगर बीट के लिए जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो आपका 120 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर, 120 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर। ये कहता है कि आपको फील्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है ना, दैट ट्रेवल 6 किलोमीटर प्रति आवर एंड हैज एन ऑपरेटिंग विड्थ ऑफ 20 मीटर। ऑपरेटिंग विड्थ आपको दी गई है कितनी? 20 मीटर, और आपको दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ट्रेवल स्पीड दी गई है, आपको कैलकुलेट करनी है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो है 12 हेक्टेयर यानी कि प्रति घंटा। Who was the first chairman of the National Commission on Farmers? जो नेशनल कमीशन फार्मर्स का बना हुआ है उसके पहले चेयरमैन कौन थे? स्वामीनाथन जी, ए नंबर ऑप्शन, वर्गीज कोरियन, बी नंबर ऑप्शन, दुर्गेश पटेल या सैम पित्रोदा, कौन थे भाई? आपको राइट आंसर बताना है। देखो बहुत इजी है, ये तो हमने बेसिक सा क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी है। देखो राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? एम एस स्वामीनाथन। क्या है? एम एस स्वामीनाथन जी जो हैं वो आपके नेशनल कमीशन ऑन फार्मर जो है उसके क्या थे भाई? आपके चेयरमैन थे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सस्टेनेबिलिटी यील्ड इंडेक्स, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की जो रेंज है वो क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की रेंज ए नंबर ऑप्शन 0 से 1 के बीच में लाई करती है, बी नंबर ऑप्शन इज लेस देन 1, 1 से कम रहती है, 1 से ज्यादा है, या -1 से +1 के बीच रेंज जो है वो रहती है। तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की जो रेंज होती है दोस्त वो आपकी कौन सी रहती है? यानी कि 0 से 1 के बीच में रहती है। कितने के बीच में? 0 से 1 के बीच में। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्किंग लाइफ ऑफ ए ट्रैक्टर ड्रोन कल्टीवेटर? ट्रैक्टर ड्रोन जो कल्टीवेटर आता है उसकी वर्किंग लाइफ कितनी है? 10,000 घंटे है, 5,000 घंटे है, 2,500 घंटे है, 7,500 घंटे है, कितने घंटे हैं भाई बताओ? जो वर्किंग लाइफ होती है ट्रैक्टर ड्रोन जो कल्टीवेटर होता है उसका बताओ। चलिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट आंसर इसका रहेगा 2500 घंटा। क्या रहेगा? 2500 घंटे राइट आंसर रहेगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है? स्कैलोरोसिस्टिस, कोरेमियोडस, क्लेब्सेला, वेरिकोला, ग्लोमस, साइनोसम, राइजोफेगस, इरिगुलेरिस। बताओ भाई। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो आपका क्लेबेसिला वेरिकोला है। क्लेबेसिला वेरिकोला जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि बोले तो बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is not true with regarding to system of rice intensification? धान की एसआरआई के रिस्पेक्ट के अंदर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, वो आपको बताना है। देखो भाई, देखो पहला कहता है कि इट इज प्रिंसिपल केयरफुल प्लांटिंग ऑफ सिंगल सीडलिंग रेदर देन इन क्लम्स। बिल्कुल ठीक है, एक एक सीडलिंग होती है क्लम्स की बजाय, बिल्कुल सही है। इट फॉलो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड, बिल्कुल ठीक है। कंटिन्यूअसली रेदर देन, कंटिन्यूअसली फ्लडिंग के बजाय कभी गीला कभी सूखा ही रखते हैं। यंग सीडलिंग 20 से 25 दिन में थोड़ी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जल्दी हो जाती है तैयार भाई, ये गलत है आपका। इट इज फॉलो वाइडर स्पेसिंग 25x25, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। पिंक बॉलवर्म जो है वो आपका किसका एक मेजर पेस्ट है? पिंक बॉलवर्म इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पिंक बॉलवर्म जो है वो किसका एक सीरियस पेस्ट है? ग्राम का सीरियस पेस्ट है, या लेडी फिंगर का है, या कॉटन का है, या मस्टर्ड का है? किसका एक सीरियस पेस्ट है भाई? हमें पता है पिंक बॉलवर्म है। बॉलवर्म के प्रति हमने बीटी को तैयार किया था, और बीटी हमें पता है कॉटन का ही फेमस है, हमें पता है अच्छे तरीके से। तो राइट आंसर क्या बनेगा? सी नंबर ऑप्शन। बैसिलस थुरेजेंसिस किसके लिए था? बॉलवर्म के लिए ही तो डेवलप किया था, सॉइल बैक्टीरियम को इनोकुलेट करवा करके स्टमक पॉइजन डेवलप किया था। विच क्रॉप इज नॉन एज वंडर क्रॉप या मिरेकल क्रॉप? मिरेकल क्रॉप या वंडर क्रॉप के रूप में किस फसल को जाना जाता है? बताओ। नाइजर को जाना जाता है, सोयाबीन को जानते हैं, या मस्टर्ड को, या ग्राउंडनट को? मिरेकल क्रॉप के रूप में, मिरेकल क्रॉप के रूप में किस फसल को जाना जाता है? देखो मिरेकल फसल की बात करें तो सोयाबीन की जो क्रॉप है उसे मिरेकल फसल के नाम से जानते हैं। एक पता नहीं और भी एग्जाम था, मुझे अभी याद आया, सीसेम का भी एनएससी का एक एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि जिंजली जो है वो कौन सी क्रॉप के अल्टरनेट नेम के रूप में जाना जाता है? जिंजली, तो भाई वो आपका सीसम का है। जिंजली जो है वो आपका सीसम का है, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन, वंडर क्रॉप या मिरेकल क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IFOAM ईयर बुक 2024 इंडिया रैंक, भारत की रैंक क्या है? किसके अंदर? वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर भारत का स्थान क्या है? सेकंड है, फोर्थ है, फर्स्ट है, थर्ड है? बताओ भाई, इंडिया की रैंक क्या है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखो अगर अपन IFOAM के ईयर डेटा के कोडिंग अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर जो है वो आपका रहेगा सेकंड। भारत की जो है वो रैंक एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में सेकंड रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडल इज यूज फॉर विंड इरोजन एस्टिमेशन? विंड इरोजन का एस्टिमेशन करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? विंड इरोजन RKLS-CP भी पढ़ते हैं, IKCLV भी पढ़ते हैं। विंड इरोजन का करना है भाई। RKLS-CP तो आप वाटर इरोजन के लिए करते हैं ना शायद, हाँ वाटर इरोजन। ये आपका राइट आंसर इसका रहेगा IKCLV, जहां K एक इरोडेबिलिटी फैक्टर है। ए नंबर जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका, और कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड? कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड जो है वो आपका कौन सा है? ऑक्सी फ्लूरोफेन है, 2,4-D है, प्रोपानिल है, सीमाजिन है? तो बताओ भाई कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन सा है?
देखिए कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड की बात करें तो वो है डियर स्टूडेंट आपका कौन सा, प्रोपानिल। कौन सा है, प्रोपानिल। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका 2024 का जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोफेशनल नॉलेज एग्रीकल्चर का जो आपका जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के अंदर जो एग्जाम रहा था, उसके हमने सारे के सारे क्वेश्चन 60 के 60 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए। आशा करता हूं कि सब लोगों को सेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आंसर बड़े क्लियर हुए होंगे और ये सेशन जो है वो आपके अपकमिंग सीसीआई के जेसीई की जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की तैयारी के यानी कि हेल्प करेगा, किस तरीके से आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना फोकस करना है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। ऐसे ही हम लोग आने वाले अपकमिंग डेज के अंदर जो है यानी कि जो 2020 और 23 का जो एग्जामिनेशन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने एग्रीकल्चर जो भी ग्रुप्स है आपके, उनके अंदर शेयर कीजिएगा। और जब जिन्होंने भी चैनल को वॉच, जो स्टूडेंट सारे के सारे चैनल वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।